तो लोअर इनकम कंट्री जो है पर कैपिटा के हिसाब से, वो उस कंट्री को कहते हैं जिसका जिसका इनकम $995 या $995 से कम हो। उसके साथ साथ लोअर मिडिल इनकम कंट्री की बात करें तो वो डेटा आ जाता है $996 से लेके 3895, $996 से लेके 3895, $996 से लेके $3895 के बीच में जिसका भी इनकम होगा उसको हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहेंगे। इसके साथ साथ 3896 से लेके $12,055 के बीच में जिसका इनकम होता है, 3896 से लेके 12,055, 3896 से लेकर 12,855 के बीच में जिसका भी इनकम होगा उस कंट्री को अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के नाम से हम जानते हैं। और लास्ट में $12,055 या उससे ज्यादा किसी भी कंट्री का इनकम हो उसको हम हाई इनकम कंट्रीज के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस ब्रैकेट में जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं आपके, चाहे वो यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस, जापान, रसिया, साउथ कोरिया, किसी भी डेवलप्ड नेशंस की बात करेंगे आप, तो वो सारी कंट्री इसमें लाई करती हैं हाई इनकम में। अब बात करते हैं एक्चुअली दिक्कत क्या है। इस आर्टिकल में बताया गया है मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से राइटर ने इसको लिखा है। मिडिल इनकम ट्रैप उस कंट्री को कहते हैं जो लो इनकम कंट्री से उठ के मिडिल में आ गया है। मिडिल इनकम कंट्री में मैं आपको बताया हूं डेटा, लोअर मिडिल इनकम कंट्री या अपर मिडिल इनकम कंट्री, उसी में किसी एक ब्रैकेट में वो लाई कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि लो इनकम कंट्री में वो पहले आता था लेकिन उसने अपने रिसोर्सेस के हेल्प से अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ गया या लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आ गया और उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब हाई इनकम कंट्री में नहीं आ रहा है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये दोनों कंट्री किसी जमाने में लो इनकम कंट्री में लाई करते थे लेकिन इन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा डेवलप किया और धीरे धीरे ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिडिल इनकम कंट्री में आ गए। लेकिन दिक्कत अब ये है कि मिडिल इनकम कंट्री में आप रिसोर्सेज के थ्रू आप आ तो सकते हो लेकिन जब तक आप प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ नहीं होगा आपका, तब तक आप हाई इनकम कंट्री में नहीं इंटर कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि लो इनकम कंट्री में रिसोर्सेज के हेल्प से हम मिडिल में तो आ सकते हैं लेकिन मिडिल से हम हाई में नहीं जा सकते हैं जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा, जब तक हमारे पास इनोवेशन नहीं होगा, जब तक हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसी वजह से ये साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील बीच में ही रह गए हैं और बीच में रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब तक ये लो मिडिल इनकम कंट्री में लाई करते थे तब तक वहां पे वेजेस काफी सस्ता था, मतलब जो बाहर से इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा था क्योंकि वेजेस यदि सस्ता है वहां पे, लेबर कॉस्ट यदि सस्ती है वहां पे, तो वहां पे बाकी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे ही आप मिडिल वाले रेंज में आ जाते हो तो फिर आपका वेजेस भी बढ़ जाता है और वेजेस बढ़ जाता है मतलब लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ना माया मिली ना राम। हम अपर में जा नहीं पा रहे हैं और लोअर को हमने छोड़ दिया। जब लोअर में थे तो हमारे पास चीजें सस्ती थी, लेबर कॉस्ट सस्ता था जिससे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही थी। लेकिन अभी क्या है कि हम मिडिल में आ गए हैं तो इन्वेस्टमेंट लेबर कॉस्ट ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत है अपर ये क्या बोलते हैं हाई इनकम कंट्री में जाने के लिए, तो उसमें हम उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए हैं जिसकी वजह से जा नहीं पा रहे हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा होता क्यों है। इसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका और ब्राजील ही नहीं है, इसके साथ साथ थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया का भी एग्जाम्पल है कि इन्होंने ये भी एक तरह से मिडिल इनकम ट्रैप में ही फंस के रह गए हैं, बीच में ही फंस के रह गए हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका एंड जापान ये सॉरी जापान एंड साउथ कोरिया की बात करें तो वो हाई इनकम कंट्री में आ गए हैं, उनको उनका मिडिल इनकम ट्रैप नहीं हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा होता क्यों है, वाई डू कंट्रीज फॉल इनटू मिडिल इनकम ट्रैप। इनकम ट्रैप में, मिडिल इनकम ट्रैप में जो भी कंट्रीज हैं वो फंस कैसे जाती हैं।
इसमें सबसे पहला एग्जांपल इन्होंने दिया है इनएबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनएबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनएबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनएबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मतलब जो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, उसके हिसाब से हम नहीं का मतलब कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताया मैंने सेम एग्जाम्पल कि रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज से आप कुछ हद तक सॉरी कुछ हद तक अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा, जब तक आप ह्यूमन कैपिटल में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं होगा, तब तक आप हाई इनकम कंट्री में नहीं आ सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन एबिलिटी टू शिफ्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्रोथ को लेके, उस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वो कंट्री फंस जाती है। दूसरा इसका है स्क्यूड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉट यूनिफॉर्म, मतलब जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि ट्रायंगुलर शेप है कि एक हायरार्की पे लोग जो बैठे हैं, कम लोग हैं, उनके पास लगभग सारा पैसा है, और बाकी जो नीचे लेवल पे हैं, नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो जनता है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। इंडिया का भी कहानी कुछ कुछ ऐसा ही है। इंडिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इन जनरल ये मिडिल इनकम ट्रैप में कंपनी फंसती कैसे है, ये कंट्री फंसती कैसे है। तो उसमें दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्यूड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंट्री जहां पे अमीर लोग खूब ज्यादा अमीर हैं और गरीब लोग खूब ज्यादा गरीब हैं। तो अमीर लोग तो चंद लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, उनके पास वेल्थ लगभग सारी चीजें होती हैं। आपको बताया था पहले भी मैं 80/20 परेटो प्रिंसिपल, जिसमें 20% लोगों के पास 80% वेल्थ कंसंट्रेटेड होता है। तो इससे कहाँ से डेवलपमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो ये चीजें भी देखने को मिलती है, और जिस कंट्री में भी ऐसा है वहां पे बहुत ज्यादा आशंका रहती है, बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जाती है कि वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसेगा ही फंसेगा। इंडिया की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। लास्ट में इन्होंने बताया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, रिकरिंग बूम बस्ट साइकिल। रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग बूम, BOOM बूम, बस्ट साइकिल, BUST बस्ट साइकिल। रिकरिंग बूम बस्ट साइकिल एक लैटिन लैटिन अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या किया, अपने जो भी कमर्शियल और सेंट्रल बैंक थे वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया और लोन को काफी इजियर बना दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पैसा निकालने लगे, पैसा निकालने लगे, पैसा निकालने लगे, पैसा निकाले, इन्वेस्टमेंट किए, ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। बट जब लोन वापस करने का वक्त आया तो ये वापस कर नहीं सके, और इससे क्या हुआ कि आपका एनपीए बढ़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जब एनपीए बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी डाउन जाएगी ही। तो ये साइकिल चलते ही रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मिडिल ये क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप में कंट्री चली जाती है। अब इसके बाद इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में मतलब कैसे चांसेस बनता है कि इंडिया में भी ये आ सकता है। क्योंकि ऊपर आपको दो एग्जांपल दिया, वो दोनों मुझे लगता है इंडिया का भी क्लासिकल एग्जांपल ले सकते हैं। स्क्यूड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी खूब ज्यादा है, बहुत लोग गरीब हैं और बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। और इसके साथ साथ रिकरिंग बूम बस्ट साइकिल का भी क्लासिकल एग्जाम्पल आपको देखने को मिला है कि बैंक की हालत इतनी खराब हो गई कि आरबीआई से भी उनको पैसा लेना पड़ा। 10 साल से जो आरबीआई पैसा बचा के रखा था वो पैसा देना पड़ा सरकार को। तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी एनपीए का बहुत ज्यादा कहानी है। खास करके इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का आप लोग पढ़े होंगे उसमें पता चला होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा, और लोग नहीं दिखाने के लिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है और ज्यादा पैसा उनको देने लगे, जिससे और ज्यादा कहानी खत्म हो गई और वीसीएस सर्किल में हम आ गए, वीसीएस साइकिल में आ गए। इंडिया भी इस तरीके से आ सकता है, इसीलिए इस आर्टिकल को लिखा गया है। और उसके आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहला है कि इंडिया कैसे आ सकता है। पहला लिखता है बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सारी कंट्री नहीं फॉलो कर पा रही। और स्पेसिफिकली यदि अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है। उसका एक अलग ही निजाम चलता है, अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम समझ सकते हैं कि इस वजह से भी इंडिया ये इस इकोनॉमिक ट्रैप में, मिडिल इनकम ट्रैप में आ जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में नहीं हो पा रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ
कि आपने जीएसटी लगा दिया, चलो एक्सेप्टेड, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करने की जरूरत थी, वो आपने किया नहीं। इंडिया में लेबर रिफॉर्म करने की बहुत मैसिव नेसेसिटी है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यदि नहीं हुआ तो इंडिया भी मिडिल इनकम ट्रैप में आ जाएगा, बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा। तीसरा इन्होंने बोला है ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब डिक्रीज करना, ह्यूमन कैपिटल में भी हम कहीं भी नहीं है। आप देखिए स्कूल एंड कॉलेजेस में जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत बहुत अजीब सा है, सिर्फ रटने का, क्रैमिंग का, मगअप करने की चीजों को आप यदि एजुकेशन कहते हैं तो उससे क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी। तो ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन की बात करें तो स्कूल्स जो हैं वहां पे लर्निंग आउटकम बहुत कम है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहां पे भी कहानी बहुत ही घटिया है। घटिया इस तरीके से है कि वहां पे जो चीजें सिखाई जाती हैं वो ना तो मार्केट ओरिएंटेड होती हैं, ना टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड होती हैं, ना इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती हैं। तो जब मार्केट ओरिएंटेड होंगी नहीं, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड होंगी नहीं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड होंगी नहीं, कहाँ से जॉब लगेगा? नहीं लगेगा आपका। तो इन दोनों में बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये ह्यूमन कैपिटल रिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है इंडिया को मिडिल इनकम ट्रैप में डालने के लिए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चरल स्ट्रेस। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चरल स्ट्रेस। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड एग्रीकल्चरल स्ट्रेस का मतलब कि क्लाइमेट जिस स्पीड से चेंज हो रहा है ना, बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के जो लोग हैं उन जानते होंगे, इस बार सबकी फसल खराब हुई है। क्लाइमेट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि एग्रीकल्चर एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रह पाया है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है, आप लोगों को भी पता है कि नेचर का इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन आप करिएगा तो क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे ही। कोविड-19 उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत पीछे रह गया है। और इसके बाद लास्ट में इसमें है कि फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन में भी काफी ज्यादा फॉल हुआ है। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब कि हम सामान खरीद नहीं पा रहे हैं जितना एक्चुअली खरीदना चाहिए। और क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास पैसे होंगे तभी ना खरीदेंगे। पैसे कहाँ, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जॉब्स चली गई हैं। ग्रास रूट लेवल के लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे उनकी जॉब्स चली गई है। और इस पे हम आर्टिकल डिस्कस भी कर चुके हैं कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में 50 लाख लोगों को फायर किया गया। तो कहाँ से वो खरीदेंगे सामान? नहीं खरीदेंगे तो फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन होगा ही, कंज्यूम ही नहीं करेंगे लोग। तो कहाँ से डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई कहाँ से आएगी? सिंपल सा रूल है। तो सजेस्टिव अप्रोच लास्ट में यही राइटर बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ आने आने की जरूरत है इंडिया को खास करके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को बहुत ज्यादा चीजों को डाइवर्सिफाई करने की जगह दो तीन सेक्टर चुनना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ कोरिया हो गया या जापान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बहुत आगे हैं। वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान दिया और वहां की जो कंपनीज हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने लगे जिसको वर्ल्ड वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस मिली। तो इसी तरीके से इंडिया को भी कुछ ऐसे सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करने की जगह स्पेशलाइज्ड पे ध्यान देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की जगह स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए कि इंडिया को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसका हिडन पोटेंशियल कहाँ पे है, किस प्रोडक्ट में है, किस सेक्टर में है, और उस सेक्टर को खूब ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है ताकि वर्ल्ड वाइड हम उस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस करवा सकें अक्रॉस अक्रॉस द वर्ल्ड, जिस तरीके से जापान एंड साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। इसके साथ है कि शिफ्टिंग टू प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। मतलब ऐसा ग्रोथ होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव का मतलब कि देखो इंडिया में ना, अभी आप लोगों को कल ही परसों बताया था कि 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यदि हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि उसमें बहुत लोग अनस्किल्ड भी होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड होंगे तब तो ऑर्गेनाइज में चले जाएंगे। अनस्किल्ड लोग जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत मैसिव जरूरत है इंडिया के अंदर। तीसरा बात ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल टैलेंट। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल टैलेंट का मतलब कि देखो जो भी यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं ना इंडिया में, वो बहुत मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब कि यदि इंडिया में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो कहीं दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। आप सुंदर पिचई का एग्जांपल ले लीजिए, गूगल का सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के बंदे का वो जो सीईओ है वो भी इंडिया का ही है। क्यों चले गए हैं वो बाहर? आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं रखी है। तो ब्रेन ड्रेन होना तो बहुत लाजमी है। और जब यहाँ के ही का ही स्किल्ड चला जाएगा दूसरी कंट्री में तो कहाँ से इस कंट्री का डेवलपमेंट होगा? तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना यहाँ पे
बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तभी हम मिडिल इनकम ट्रैप में इंडिया को जाने से बचा सकते हैं। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, इसने बताया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मतलब कि कहीं ना कहीं पावर आपको पंचायत पंचायत को और म्युनिसिपालिटीज को देना पड़ेगा, तभी जाके एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे लास्ट में इन्होंने बोला है चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ सोशल प्रोग्राम्स का मतलब ये हुआ कि जो भी सोशल प्रोग्राम्स इंडिया में आता है बेसिकली वो गरीबों के लिए ही आता है, और खास करके जो बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए ही सोशल प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। लेकिन मिडिल क्लास भी इंडिया में बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी कुछ सोशल प्रोग्राम बनाया जाए ताकि उनसे भी इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और इस तरीके से आपकी इकोनॉमी ठीक ठाक हो जाएगी। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म।